চৰকাৰখনে পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ লগত মিলি পেলাই যি চাহ শ্ৰমিকক আজি জুৰুলা কৰা যি পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে সেয়া কিন্তু অসম ছাত্ৰী ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মানি নলওঁ। আৰু नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। असम के सिलचर में डोलू चाय बागान की जमीन के अधिग्रहण के मुद्दे पर आप लगातार मेरी रिपोर्ट्स देखते रहे हैं, समर्थन करते रहे हैं, आपका धन्यवाद। आज भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ बीते 24 घंटों के दौरान। दरअसल बृहस्पतिवार सुबह जब प्रशासन ने बल प्रयोग कर चाय बागान की 2500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का काम शुरू किया, उसके बाद से इसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मजदूरों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। कई संगठन अलग अलग आंदोलन पर उतारू हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि सीपीएम और कांग्रेस, एआईयूडीएफ, टीएमसी तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस ने सिर्फ बयान जारी कर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी है। टीएमसी की सांसद, जो पहले कांग्रेस की सांसद थे इलाके में, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। जबकि बीजेपी के सांसद राजदीप राय कभी मजदूर आंदोलन में माओवाद के समर्थन का आरोप लगाते हैं तो कभी प्रशासन का पक्ष मजबूत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिलचर में जब पहले से एक एयरपोर्ट है तो वहाँ एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत क्या है। सरकार की दलील है कि नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने के बाद कछार के अलावा नज़दीकी मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों को मिलाकर एक ट्रेवल हब के तौर पर विकसित किया जा सकता है। लेकिन लोगों का सवाल है कि जब आधा दर्जन एयरपोर्ट 100-200 किलोमीटर के दायरे में है तो वहाँ सिलचर में और एक एयरपोर्ट की आखिर ज़रूरत ही क्या है। यह तब है जबकि सिलचर का जो कुंभीर ग्राम एयरपोर्ट है वहाँ से अभी हर सप्ताह महज 32 उड़ानें आवाजाही करती हैं। देखते रहिए आखिर तक रिपोर्ट। मैं आपको विरोध प्रदर्शन दिखाऊंगा। आज नागरिक सभा का भी आयोजन किया गया सिलचर में, जिसमें तमाम बुद्धिजीवियों ने भी हिस्सा लिया, और बताऊंगा कौन कौन से एयरपोर्ट आसपास हैं और क्यों ज़रूरत पड़ गई इसकी। चलिए देखते हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में चाय बागान, डोलू चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण के विरोध में और वहां से उजड़ने वाले मजदूरों के समर्थन में आंदोलन की आंच लगातार तेज हो रही है। अलग अलग संगठन अपने अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतले फूंके जा रहे हैं, कहीं नारेबाजी हो रही है, तो कहीं नागरिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। अब बुद्धिजीवी तबका भी मजदूरों के समर्थन में आगे आने लगा है। BJP go back! Go back! Go back! BJP go back! Go back! Go back! Go success banda karo! Banda karo! Banda karo! Go success banda karo! Banda karo! Banda karo! Amar jabi mari balagibo! Mari balagibo! Mari balagibo! Amar jabi mari balagibo! Mari balagibo! Mari balagibo! Acha long live! Long live! Long live! Acha long live! Long live! Long live! Acha long live! Long live! Long live! Handa kisan hai hai! Hai 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 hai! Handa kisan hai hai! Hai hai! আৰু আজি এই বিজেপি নেতাধীন চৰকাৰখনে পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ লগত মিলি পেলাই যি চাহ শ্ৰমিকক আজি জুৰুলা কৰা যি পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে সেয়া কিন্তু অসম ছাত্ৰী ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মানি নলওঁ। আৰু আজি চাহ গছৰ পৰা আমাৰ চাহ শ্ৰমিক
এই জনগোষ্ঠীটো 1,20,00,000 কমচে কম 50 লাখ চাহ শ্ৰমিকে অকল চাহ গছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে। আৰু এই চৰকাৰখনে এই মালিক গোষ্ঠী আজি এই পুঁজিপতিবিলাকে অকলে আমাৰ এই দুখীয়া শ্ৰেণী এই চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ অকলে চকু। তেওঁলোকে চাহ গছ ধ্বংস কৰি পেলাই আমাৰ এই চাহ শ্ৰমিকক জুৰুলা কৰাৰ যি পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে, তেওঁলোকে অকলে ভোট বেংক হিচাপে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এইটো এটা পৰিকল্পনা ৰচিছে। যিহেতুকে চাহ গছ শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি সাহস, যি মনোবল সেইটো শেষ হৈ যাব। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এইটো কথা স্পষ্ট হৈছে। গতিকে চাহ গছ আমি কেতিয়াও উচ্ছেদ কৰি শেষ কৰিবলৈ নিদিওঁ। আমি সমগ্ৰ অসমতে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অসমত আন্দোলন হ'ব। চাহ শ্ৰমিকক ৰাজপথত উলিয়াই পেলাই আমি আন্দোলন কৰিম, কিন্তু আমি চাহ গছ উচ্ছেদ কৰিবলৈ দিয়া কেতিয়াও নহ'ব। আমি এই শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনক আমি এটা কথা স্পষ্ট কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, আৰু যিসকল আমাৰ পালি নেতা আছে চাহ জনগোষ্ঠী, এই মঞ্চৰ পৰা তেওঁলোকে আজি আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰখনক। এই দালালীসকলক আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত যদি দুনাই আহে, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি দিম। আৰু চাহ গছ উচ্ছেদ কৰাত যদি তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান নকৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক যেতিয়া আমি গাড়ীত বহাব পাৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক গাড়ীৰ পৰা নমাবলৈ এই চাহ শ্ৰমিক ৰাইজসকলক তিলমানো সময় নালাগে। সেই কথা তেওঁলোকে আজি পাহৰি গৈছে। তেওঁলোকে গাদী লোভী হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত মন্তব্য নাই। আৰু স্পষ্টকৈ আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু এই পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ লগত মিলি পেলাই বিজেপি চৰকাৰখনক আমি আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বৰ অত্যাচাৰ কৰিব নিদিওঁ। আমাৰ চাহ গছ উচ্ছেদ কৰি আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক নিঃশেষ কৰিবলৈ কেতিয়াও দিয়া নহ'ব। आपको बता दूं कि चाय बागान की ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे पर अखिल असम आदिवासी छात्र संघ ने करीब 5 महीने पहले आंदोलन शुरू किया था, विरोध शुरू किया था, और लगभग उसी समय असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने भी इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया था। लेकिन जानकारों का कहना है कि आदिवासी छात्र संगठनों से तालमेल हो गया, मिलीभगत हो गई और वो अब हाशिए पर चली गई है। उसके नेता अब बहुत चुप हो गए हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। अब सबसे आगे असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ही है जो लगातार आंदोलन कर रही है। CPIM ने भी हैरत अंगेज तरीके से चुप्पी साध रखी है। सुप्रकाश तालुकदार हैं उसके राज्य सचिव, इस मुद्दे पर चुप हैं। CPI के सचिव मुनीन महंत ने एक बयान जारी किया था और चुप्पी साध ली थी। CPIML लिबरेशन थोड़ा सक्रिय है इस मुद्दे पर। उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी में कई जगह प्रदर्शन वगैरह किए थे शनिवार को, और वो सामने नहीं आया है अपने बैनर तले, लेकिन शुरू से ही इस आंदोलन में साथ है। SUCI और फॉरवर्ड ब्लॉक भी कुछ इलाकों में सक्रिय हैं। SUCI ने जो 13 मई को विरोध सभा हुई थी उसमें भी सक्रियता से हिस्सा लिया था, और खासकर मध्य वर्ग में मजदूरों के प्रति समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ जबानी आंदोलन कर रही है। उनके नेताओं ने बयान जारी कर इस मामले से हाथ झाड़ लिया है। AIUDF के विधायक अशरफुल हुसैन ने भी इसकी निंदा की है, आंदोलन का समर्थन किया है, लेकिन बस वहीं तक बयान जारी करने तक ही सीमित है। तृणमूल कांग्रेस भी हैरत अंगेज तरीके से चुप है, जबकि पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम जमीन अधिग्रहण आंदोलनों में उसकी सबसे अहम भूमिका थी। ममता बनर्जी के सत्ता में आने का रास्ता वहीं से खुला था। आपको याद होगा 15 साल पहले 2007 में हुगली जिले के सिंगूर और पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण किया जाना था। सिंगूर में टाटा की लखटकिया कार परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण भी किया गया था, और कार परियोजना के निर्माण का काम भी काफ़ी हद तक पूरा हो गया था। लेकिन ममता बनर्जी के जोरदार आंदोलन और 26 दिनों तक चली भूख हड़ताल की वजह से टाटा समूह को यहां से बोरिया बिस्तर समेटकर गुजरात जाना पड़ा। तब नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री थे। हालांकि बाद में वहां भी नैनों का उत्पादन बंद हो गया, आम लोगों ने पसंद नहीं किया। बहरहाल ममता बनर्जी ने विपक्ष में रहते जो भूमिका दिखाई थी
वो असम के विपक्षी दलों में वैसा उत्साह, वैसी सक्रियता कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। तमाम संगठन आरोप लगा रहे हैं मजदूरों को उजाड़ने का, उनकी रोजी रोटी छीनने का, लेकिन सरकार का कहना है कि चाय बागान प्रबंधन ने एयरपोर्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण को हरी झंडी दिखा दी है। स्थानीय सांसद बीजेपी के राजदीप राय ने कहा है कि जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है उसमें तमाम पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए अब कुछ बाहरी लोग इस मुद्दे पर अफवाह फैला रहे हैं। हालांकि कई चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कुछ कि अफवाह फैला रहे हैं। राजदीप राय आप जानते हैं पहले भी कई तरह की बातें कर चुके हैं। आम आंदोलनकारी संगठनों और मजदूरों का कहना है कि 2000 मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है, भविष्य अनिश्चित हो गया है। और अभी जस्ट फर्स्ट फ्लश आप जानते हैं, चाय की पहली पत्तियां जो काफ़ी कीमती होती है उसको तोड़ने का काम खत्म ही हुआ था। पहला फ्लश का सीजन खत्म हुआ था, उसके बाद बागान को उजाड़ने का काम शुरू हो गया। और असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के सचिव मृणाल कांति सोम का कहना है कि जो बागान में 30 लाख चाय के पौधे उजाड़े जा रहे हैं, इससे मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में है। हम इसके खिलाफ हैं। इससे पर्यावरण के अलावा चाय उद्योग को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। उनका सवाल है कि आखिर सरकार चाय बागान इलाके में ही एयरपोर्ट क्यों चाहती है। बगल में खारील इलाके में भी एयरपोर्ट बन सकता है, वहाँ एक बंद पड़ा चाय बागान है, उसकी ज़मीन ली जा सकती है। दूसरी ओर सिलचर के सांसद राजदीप राय ने सोशल मीडिया पर कहा है कि चाय बागान उजाड़ने से एक भी मजदूर बेरोजगार नहीं होगा और उनको उनके घरों से हटाया नहीं जाएगा। डोलू, मोइनागढ़ और लालबाग डिवीज़न जो टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, ये चाय बागान वहाँ से किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। उनका कहना था कि मजदूरों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, एक भी नौकरी नहीं जाएगी। इसके अलावा ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड का भुगतान शुरू हो गया है। उनका कहना था कि यह उजाड़ने का अभियान नहीं है, महज एक ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है जो बराक घाटी के एक महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना यानी कि एयरपोर्ट के लिए शुरू की गई है। उन्होंने तमाम आरोपों को निराधार बताया मजदूर संगठनों के, और कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने कानूनन अपनी जिम्मेदारी निभाई है निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि उनकी आलोचना हो रही थी पुलिस प्रशासन की। 5 दिनों तक लगातार फ्लैग मार्च चल रहा था चाय बागान इलाके में। तो उनका कहना था कि डोलू इलाके में एक टूरिस्ट हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ फ्रेश वाटर यानी ताज़े पानी की झील है और उत्तर कछार की पहाड़ियों का खूबसूरत दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य है। अब एयरपोर्ट बन जाने के बाद पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। तो उनका कहना था कि बाहरी लोग अफवाह फैला रहे हैं। डोलू चाय बागान में 1200 अस्थायी कर्मचारी हैं और 500 अस्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन किसी की नौकरी नहीं जाएगी। उनका दावा था कि 170 मजदूरों को उनके बकाया भुगतान की रकम मिल गई है और 237 करोड़ रुपए की रकम दे दी गई है। दूसरी ओर यह सवाल उठ रहा है कि जब सिलचर में पहले से ही एक एयरपोर्ट है तो उसी को विकसित किया जा सकता था। इसके अलावा सिलचर के पास कम से कम आधा दर्जन एयरपोर्ट है। इनमें 94 किलोमीटर हवाई दूरी में कह रहा हूँ, 94 किलोमीटर इम्फॉल की दूरी है। आइजोल एयरपोर्ट है 125 किलोमीटर दूर, शिलोंग एयरपोर्ट है 134 किलोमीटर, दीमापुर है 134 किलोमीटर, अगरतला एयरपोर्ट 210 किलोमीटर और जोरहाट 235 किलोमीटर। उनका कहना है कि महज 32 साप्ताहिक उड़ानें हैं, 6 एयरपोर्ट हैं आसपास, तो और एक एयरपोर्ट की आखिर क्या ज़रूरत है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन मजदूर और उनके समर्थन में आने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आंदोलन की आंच लगातार तेज हो रही है। आप देखिए, रिपोर्ट मेरी देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा आखिर दूसरी एयरपोर्ट की वजह क्या है और आंदोलन कितना तेज हुआ, नागरिक सभा में क्या क्या हुआ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।